हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग रेनिटेडिन मेडिसिन को। ठीक है, रेनिटेडिन टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में, वो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो आज बात करने वाले हैं टोटल इन्फॉर्मेशन रेनिटेडिन, जो कि एसिलोक ब्रांड नेम से बहुत पॉपुलर है और आरलोक भी नाम से अवेलेबल होता है। फिर मैं आगे में बताऊंगा आपको कि किस किस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। तो देखने वाले हैं इसी रेनिटेडिन को। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि रेनिटेडिन है क्या चीज़। ठीक, रेनिटेडिन एक एंटासिड मेडिसिन है। एंटासिड का मतलब जो एसिड के अगेंस्ट में काम करता है। जैसे स्टमक में अगर एसिड बनता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी आती है, तो उस एसिडिटी के अगेंस्ट में जो मेडिसिन को दिया जाता है उसे एंटासिड बोला जाता है। ठीक, तो देखिए ये जो है मेडिसिन, ये एसिड को कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक, डॉक्टर जो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो जैसे ही किसी को अगर एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है उसका स्टमक में, तो उसमें इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए ये काम किस तरह से करता है, मैं वो सारी चीज़ बताऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है, तो ये एंटासिड मेडिसिन जो है, ये स्टोमक में किसी भी तरह का अगर एसिड की मात्रा बढ़ा रही है तो उसके अगेंस्ट में काम करता है। ये एक H2 हिस्टामिन या फिर H2 हिस्टामिन ब्लोकर भी बोल सकते हैं। देखिए H2 हिस्टामिन ब्लोकर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हमारे स्टोमक में पैरेटस सेल होती है जहाँ पे HCl का सिक्रेशन होता है। HCl मतलब कि एसिड का सिक्रेशन होता है, तो उस सिक्रेशन को ये जो है ब्लॉक कर देता है। H2 जो हिस्टामिन है वो उसको ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही ब्लॉक करता है तो एसिड की मात्रा बढ़ना कम हो जाता है। जैसे एसिडिटी कम होगी तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, जैसे हार्ट बर्न वगैरह कुछ भी अगर सिम्टम्स दिखता है, तो वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि देखिए एसिड जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, उस अगर जो रास्ता है मान लिया जाए बनने का, उस रास्ता को ही अगर ब्लॉक कर दिया जाए किसी के ज़रिए से, तो और तो बनेगी नहीं ना। तो इसी तरह से H2 ब्लॉकर जो है ये आपको उसको बंद कर देता है, पैरेटल सेल को मतलब इनएक्टिव कर देता है कि ये और एसिड बना ही नहीं सकता। ठीक, तो इसमें H2 हिस्टामिन की अगर बात किया जाए ना, तो इसके कुछ एग्जांपल है। जैसे कि रेनिटेडिन एक तो है ही, उसके साथ साथ सिमेटेडिन, फेमोटेडिन, रेक्साटेडिन, ये कुछ ना मतलब मेडिसिन है जो कि H2 हिस्टामिन ब्लॉकर ही है। ठीक, ये चारों एग्जांपल जो मैंने बताया तो चारों H2 हिस्टामिन ब्लॉकर ही है। चारों का काम सेम है कि बस ऐसे पैरेटल सेल जो एसिड का सिक्रेशन करता है, HCl का सिक्रेशन करता है, तो उस सिक्रेशन को ये रोक देता है, इसीलिए इसको H2 ब्लॉकर कहते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि ये किस तरह से काम करता है। H2 ब्लॉकर इसको क्यों बोला जाता है, या फिर एंटी हिस्टामिन ब्लॉकर या फिर H2 ब्लॉकर जो भी है, तो उसको क्यों बोला जाता है, ये आई होप क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इसके कुछ मेडिसिन। देखिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल जो बताया, फेमोटेडिन, रेनिटेडिन, सिमेटेडिन, तो ये सारी मेडिसिन का हो सकता है कि स्ट्रेंथ जो है या डोज फॉर्म जो होता है वो अलग अलग वेरी कर सकता है, लेकिन मेडिसिन जो है वो सारा एक ही कैटेगरी में आती है। और चारों का काम की अगर बात किया ना, चारों एक ही काम करता है, बस एंटी हिस्टामिन की तरह, यानी कि एसिड का सिक्रेशन को कम करता है। ठीक, H2 ब्लॉकर इसीलिए उसको बोला जाता है। तो आई होप कि ये समझ गए। अब देख लेते हैं इसका डिटेल में यूज कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसका। जैसे कि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक, या फिर सीने में जलन, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं, या फिर एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो जाना, या फिर गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जैसे कि गैस्ट्रो इसोफेगल जिसको GERD भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। उसके साथ साथ जो है स्टोमक में अल्सर जो हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, जैसे कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एसोफेगस में मतलब जलन टाइप का आता है, या फिर गैस जो है वो एसिड जो है वो ऊपर की ओर आने लगती है। ठीक, तो एसोफेगस के तरफ मतलब रिफ्लक्स होने लगता है। ठीक, तो जब अमाउंट एसिड की अमाउंट बढ़ेगी तो रिफ्लक्स होने लगेगा। जैसे रिफ्लक्स होने लगेगा तो फिर जो पेशेंट होती है उसको दिक्कत आने लगती है। ठीक, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम आता है, तो उसमें जो एसिड की मात्रा जो बनती है, तो उसको कम करने के लिए H2 हिस्टामिन ब्लॉकर यानी कि रेनिटेडिन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो हो सकता है कि ये अदर मेडिसिन के भी साथ दिया जाता है। अब अक्सर देखे होंगे कि हर मेडिसिन के साथ लगभग कि रेनिटेडिन को दिया जाता है। ठीक, और अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं रेनिटेडिन, या फिर कोई अदर एंटासिड के तौर पे किसी अदर एंटासिड को भी दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर कॉमनली अगर गांव वगैरह की बात किया जाए ना, तो वहाँ पे आपको रेनिटेडिन एकदम सबके साथ दिया जाता है, हर एक मेडिसिन के साथ। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और ये किस तरह से काम करता है। अब बात करेंगे हम लोग इसका कि किस तरह से यूज़ करते हैं और साथ में क्या क्या फॉर्म से में ये अवेलेबल होता है। ठीक,
तो ये जो है आपको देखिए अलग अलग नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती है। हो सकता है कि आपके वहाँ कुछ और हो या फिर मेरे यहाँ कुछ और हो। मेरे यहाँ की अगर कुछ पॉपुलर ब्रांड की बात किया जाए, जैसे एसिलोक नाम से रेनिटेडिन अवेलेबल होता है, जेंटेक नाम से अवेलेबल होता है, आर्लोक नाम से अवेलेबल होता है, रेंटेक, जाइनोल, इस तरह की जो नाम है ये नाम से यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल होती है। लेकिन हो सकता है कि आपके वहाँ अलग नाम से वेरी करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके अंदर की मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो वो आपको रेनिटेडिन ही मिलेगा। ठीक, तो देखिए इससे टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आप शॉर्ट्स में एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं आपको, जैसे एसिलोक भी है, उसके बाद आर्लोक भी है। ठीक, दोनों में नाम अलग अलग है। ठीक, ये नाम जो है कंपनी का दिया हुआ है, आर्लोक अलग कंपनी का, एसिलोक अलग कंपनी का, लेकिन उसके अंदर की मेडिसिन जो है या फिर सॉल्ट जिसको बोलते हैं, तो वो आपको रेनिटेडिन ही मिलेगा दोनों में। ठीक, तो मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेनिटेडिन की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गया कि ब्रांड नेम से अब आप लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये जो है आपको टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है, और सिरप या फिर सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। क्यों होता है इसमें? देखिए, कभी अगर इमरजेंसी केस पड़ जाए तो इमरजेंसी केस में तो टैबलेट खिला के नहीं ना रख सकते पेशेंट को, उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ताकि तुरंत रिलीफ दे उसको पेशेंट को। ठीक, और वहीं पे अगर जैसे ज़्यादा समय तक अगर यूज़ करने के लिए दिया जाए, जैसे 3 दिन 4 दिन तक यूज़ कराने के लिए दें पेशेंट को, तो उसको टैबलेट फॉर्म में दे दिया जाता है। वहीं पे अगर जैसे किसी बच्चा को ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए तो सिरप या फिर सस्पेंशन फॉर्म में चाहिए। ठीक, तो उसको उस हिसाब से प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक, अब देख लेते हैं इस रेनिटेडिन को जो है कितना मतलब डोज में इसको दिया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग ना स्किप करके भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं वीडियो देखते देखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोज कितना दिया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो वेरी करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है। ठीक, ये आपको टैबलेट की अगर बात किया जाए तो 150 से 300 mg पे अवेलेबल होती है। ठीक, लेकिन वहीं पे इसको जो प्रिस्क्राइब ज़्यादातर जो एडल्ट डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो वो बॉडी वेट के अनुसार करते हैं। ठीक, जिसको 5 mg पर kg पर डे, यानी दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार दिया जा सकता है। तो ये फिर वेरी करता है उसका कि पेशेंट का सिवियरिटी कैसा। अगर सिवियरिटी ज़्यादा है तो हो सकता है कि डोज बढ़ाया जाए, वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बढ़ाए। और वहीं पे अगर पेशेंट की सिवियरिटी कम रहता है तो डोज कम भी किया जा सकता है। जैसे कि 2 टाइम लिखा है तो उसमें 1 टाइम भी कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की सिवियरिटी पे। सिवियरिटी जैसा होगा उस तरह से डोज अलग अलग दिया जा सकता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट। देखिए मेडिसिन है तो साइड इफ़ेक्ट तो होना तय वाली बात है। तो इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट की अगर बात किया जाए तो ये है आपको जैसे ब्लड विज़न हो जाना। ब्लड विज़न मतलब कि धुंधलापन दिखना। मेडिसिन जैसे यूज़ किए उसके कुछ देर बाद आपको धुंधलापन दिखता है, या फिर पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है, या फिर उसका हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो रहा है। ठीक है, जिससे कि पल्स रेट बढ़ जाना, कभी घट जाना, इस तरह का प्रॉब्लम, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके साथ साथ डार्क यूरिन, एब्डोमिनल पेन, येलो स्किन एंड आइज़, और एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में। ठीक, तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ करने के कुछ देर बाद जैसे ही मेडिसिन एब्जॉर्ब होने लगता है बॉडी में, तो बॉडी पे छोटे छोटे रेसेस आने लगती है। ठीक, जैसे लाल लाल चकत्ता टाइप का इस तरह का रेसेस आने लगता है। तो उस रेसेस जैसे ही हो जाए तो मतलब समझना है कि मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट है। ठीक, या फिर ब्लड विजन हो रहा है, या फिर हार्ट रेट में मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ आपको एकदम तुरंत से समझ लाना है कि मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा जैसे ही दिख जाए तो आपको सबसे पहले ना अपने मेडिसिन डॉक्टर जो है उससे या फिर अपने फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना है तुरंत। ठीक, पहले तो मेडिसिन को रोक देना है और दोबारा यूज़ नहीं करना है। उसके बाद डॉक्टर से या फिर आपको फार्मासिस्ट है जो भी है तो उससे कंसल्ट कर लेना है कि इस मेडिसिन का ये कुछ। देखिए अब ये तो देख लिया, अब देख लेते हैं इसका कुछ प्रिकॉशन, कुछ ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे कि रेनिटेडिन मेडिसिन लेने से पहले अगर आपको किसी भी H2 ब्लॉकर मेडिसिन जो होता है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल पहले बताया था, सिमेटेडिन, फेमोटेडिन, हेक्साटेडिन। ठीक है, तो इस मेडिसिन से अगर आपको एलर्जिक हुआ हो, तो ऐसा अगर मेडिकल हिस्ट्री में रहा हो आपका, तो आप अपने डॉक्टर को पहले अपना हिस्ट्री बता दें कि ऐसा मेरे साथ रह चुका है। देखिए रेनिटेडिन ग्रुप या फिर सिमेटेडिन, फेमोटेडिन जो भी हो, तो H2 ब्लॉकर जो होता है उसके अगेंस्ट में जो भी मेडिसिन मैं लेता हूँ तो उसका साइड इफ़ेक्ट रहा है या फिर एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है, तो आपको इस मेडिसिन को नहीं देगा। और अपना हिस्ट्री ज़रूर से अपने डॉक्टर को बता दें। तो ये कुछ ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि रेनिटेडिन से रिलेटेड और H2 ब्लॉकर से रिलेटेड जितना भी चीज़ था इसमें मैंने क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसी तरह से मैं अदर भी लेक्चर्स वगैरह लाता रहूँगा इसी से रिलेटेड, चाहे मेडिसिन का हो या फिर अदर एनाटोमी लेक्चर हो, वो मैं लाता रहूँगा वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।